हेलो एवरीवन। तो ये है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 13। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो पिछला टॉपिक थोड़ा हमारा रह गया था, मतलब लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया के बारे में और लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में। सो फॉरेस्ट एरिया रिक्वायर्ड इज 33%. इट इज़ आउटलाइंड बाय नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। सो देखिए, हमारे इंडिया का जो एरिया है उसका जो फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, टोटल एरिया में से फॉरेस्ट एरिया जो होना चाहिए वो कम से कम 33% होना चाहिए। और ये जो है ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी द्वारा रिकमेंड किया गया है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या थी? तो 1952 में एक पॉलिसी बनी थी और इसके कुछ अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक जानने हो तो याद रखिए कि इसने जो फॉरेस्ट वगैरह थे इंडिया में उनको डिवाइड कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। जैसे कि हम कह सकते हैं रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह, विलेज फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए गए थे। एंड ये 33% एक बेंचमार्क है जो हमें अचीव करना है और ये नेसेसरी है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। समझ गए? तो देखिए, ये जो 2014-15 का जो है उसके अकॉर्डिंग, सर्वे के अकॉर्डिंग ये जो हमें मिला है मैप का, थमेटिक मैप में, कि फॉरेस्ट एरिया जो है ये ग्रीन कलर आप देख रहे हो, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, ये केरला में, तमिलनाडु में, ये देखिए तेलंगाना वगैरह, महाराष्ट्र, एमपी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और ये जो बेल्ट है। तो ये देखिए, ये जो है ये फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में। बट अगर आप देखोगे तो ये 33% आपको नहीं लगेगा, क्योंकि इसका रीज़न ऐसा है क्योंकि आजकल पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस कारण ये जो बेंचमार्क है वो अचीव करना मुश्किल हो रहा है। ये देखिए, अनप्रोडक्टिव लैंड भी दिया गया है और फॉरेस्ट लैंड जो अभी हमने देखा। सो इससे हम क्या कह सकते हैं कि कहना तो आसान है कि अभी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का हमें गोल अचीव करना है। वो क्या है कि 33% जो है हमें टोटल फॉरेस्ट एरिया में से हमें फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट करना है। उसके बाद वेस्टलैंड के बारे में भी देखते हैं कि रॉकी, अरीड, डेजर्ट एरियाज एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस सच एज सेटलमेंट्स, रोड्स, रेलवेज एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन वेस्टलैंड। तो रॉकी मतलब पथरी, अरीड मतलब हॉट, डेजर्ट एरिया तो आपको पता है, और जो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए जो लैंड लगाया जाता है जैसे कि सेटलमेंट्स, रोड्स, रेलवे वगैरह के लिए, वो वेस्टलैंड की तरह होता है। देखिए, अनप्रोडक्टिव लैंड और वेस्टलैंड अलग अलग चीज़ें होते हैं, ये बात याद रखें, क्योंकि वेस्टलैंड में नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए जो लैंड यूज़ किया जाता है सेटलमेंट्स, रोड्स के लिए, वो भी इंक्लूड होता है। और करंटली ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम सेटलमेंट्स, रोड्स और रेलवेज को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो इनका यूज जो है वो इम्पोर्टेंट होते जा रहा है। सो याद रखें, वेस्टलैंड जो होता है उसमें कई फैक्टर्स द्वारा वेस्टलैंड बना होता है। सो इसमें जो एरिया आएगा आपके लोकल रीजन्स भी आएंगे, याद रखें वेस्टलैंड में। मतलब जैसे कि सेटलमेंट्स वगैरह के लिए आपका जो घर है वो घर बनाने के लिए जो ज़मीन ऑक्यूपाई की गई है वो वेस्टलैंड है। रोड बनाने के लिए जो ज़मीन ऑक्यूपाई की गई है वो भी वेस्टलैंड है। और जो राजस्थान वगैरह के रीजन है, कुछ रीजन्स, वो भी वेस्टलैंड में आएंगे जो ये सेटलमेंट्स के लिए यूज़ भी नहीं हुए फिर भी। हाँ, उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो इसको समझने से पहले याद रखिए, मैं कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में आखिरी पार्ट में बताऊँगा, क्योंकि मैंने एक सिंपल ट्रिक समझी है जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी ये लिखने में। इससे आपको अच्छे से आंसर लिखने में आसानी होगी, अच्छा आंसर लिखने में आसानी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड बाय लैंड रिगार्डिंग फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। देखिए, इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान मतलब बेसिक नेसेसिटी होती है इंसान की, तो 95% जो होती है वो लैंड द्वारा फुलफिल की जाती है। क्योंकि अगर आप इसके बारे में डीप में सोचोगे तो आप समझ भी सकते हो, क्योंकि अगर आप ओमनीवोरस हो तो भी अगर आप एनिमल्स को खाते हो तो एनिमल्स किस पे डिपेंडेंट होते हैं? तो ट्रीज़ पे। अगर आप हर्बीवोरस हो तो भी तो प्लांट्स किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ट्रीज़ किस पे डिपेंडेंट होते हैं? तो सॉइल पे, लैंड पे। तो लैंड रोल प्ले ही करता है। शेल्टर तो बताइए आपको, क्योंकि घर जिस पे बनता है वो भी मिट्टी है और घर जिससे बनाया जाता है वो भी मिट्टी है। क्योंकि सॉइल तो लगता ही है, और सॉइल
कॉन्स्टिट्यूट्स लैंड। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज हैज लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। क्योंकि देखिए अगर फूड, शेल्टर और क्लोथिंग की हमारी डिमांड्स बढ़ रही है तो इससे क्या होता है, अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका कंजप्शन ज़्यादा होता है, और कंजप्शन ज़्यादा होने के कारण अगर हमने अच्छे से मेजर्स नहीं लिए, अच्छे से टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि डिग्रेडेशन होने लगता है। अब लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है वो हम आगे डिटेल में देखते हैं। सो रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन एज लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लॉस ऑफ फर्टिलिटी, इनकेपेबल ऑफ कल्टिवेशन। सो लैंड डिग्रेडेशन की बहुत सही डेफिनेशन है ये कि रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। और क्वालिटी का मतलब यहाँ पे तीन चीज़ों से, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स पहले तो, क्योंकि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि फॉस्फोरिक कंटेंट्स होते हैं, पोटैश होता है, और कई न्यूट्रिएंट्स, कार्बोनिक एसिड वगैरह, मतलब बहुत सारे चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं। लॉस ऑफ फर्टिलिटी, फर्टिलिटी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि वो डिसाइड करते हैं कि कल्टीवेशन का रेट क्या होगा। क्योंकि कल्टीवेशन अगर लैंड पे हो रहा है तो डिपेंडिंग अपॉन द फर्टिलिटी वो डिसाइड होता है कि कितने जल्दी होगा या कितने धीरे होगा। उसके बाद इनकेपेबल ऑफ कल्टीवेशन, अगर मैं किसी भी ज़मीन पे अगर कुछ बीज डाल दूँ तो ज़रूरी नहीं है हर जगह पे वो कल्टीवेट हो। और उसके बाद देखिए 130 मिलियन हेक्टर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। मतलब हेक्टर्स का मतलब याद रखें 10,000 मीटर स्क्वायर, मतलब एक हेक्टर जो होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। सो 130 मिलियन हेक्टर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया, मतलब 130 मिलियन हेक्टर्स। 130 मिलियन हेक्टर्स, अब वैल्यू अब अगर किलोमीटर में करोगे तो आएगा 1,300 मिलियन किलोमीटर्स, मतलब 1,300 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर किलोमीटर, ये वैल्यू आएगी। तो ये जो डिग्रेडेड लैंड है इसके कुछ डिविजन्स है, मतलब टाइप्स है हम कह सकते हैं। 28% फॉरेस्ट इरोडेड है, 56% वाटर इरोडेड है, 10% विंड इरोडेड है और 6% सलाइन या अल्कलाइन लैंड है। देखिए मैप से समझिए कि देखिए ये जो राजस्थान का एरिया है ये कौन सा है, तो ये विंड इरोडेड है। ये जो ब्राउन दिख रहा है विंड इरोडेड क्यों, तो आपको पता है कि वहाँ पे विंड फ्लो होती रहती है और जो सैंड ड्यून्स वगैरह फॉर्म होते हैं वो उसका रिजल्ट होता है। हाँ, उसके बाद वाटर इरोजन, वाटर इरोजन को समझने के लिए ये देखिए जो आपको ये ब्लू कलर टाइप दिखेगा, ये देखिए गुजरात में है और यहाँ पे महाराष्ट्र में है, यहाँ पे है, तो वाटर इरोजन भी होता है। क्यों, अब ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे जो उस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो वाटर इरोजन जैसे कि आपने देखा, और वाटर इरोजन सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिए 56%। ये आप देख सकते हो अमाउंट को, ये आपको कांस्टेंट नहीं दिखेंगे, ये आपको स्कैटर्ड यूनिट में दिखेंगे, बट ये वो बहुत लार्ज वैल्यू में होते हैं। उसके बाद देख सकते हो आप सलाइन एंड अल्कलाइन लैंड, जैसे कि ये देखिए यूपी में जो है आप लैंड को देख सकते हो, यहाँ पे गुजरात में भी कुछ लैंड है, ये सलाइन या अल्कलाइन होता है। और इसका रीज़न है हम कह सकते हैं ओवर इरिगेशन वगैरह, जो कुछ रीजंस होते हैं उनके कारण होता है। अब ये आगे तो देखेंगे ही हम, बट ये मैप देख लीजिए, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आइडिया देने के लिए आपको दिखाया। और देखिए विंड इरोजन हो गया, सलाइनेशन हो गया, वाटर इरोजन हो गया, तो यही याद रखिए। और अगर आप ये परसेंट भी याद कर लीजिए, क्योंकि 1 मार्क के लिए पूछना कोई बड़ी बात नहीं है। ये 1 मार्कर्स का मतलब सीधा क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ टोटल वाटर इरोडेड एरिया आउट ऑफ द इरोडेड और डिग्रेडेड एरिया इन इंडिया। सो उसके बाद देखिए कॉजेस ऑफ इट। तो जो लैंड डिग्रेडेशन होता है, मतलब रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ लैंड, तो वो कैसे होता है, मतलब उसके कुछ कॉजेस तो होते होंगे, कुछ रीजंस तो होते होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनिंग, देखिए माइनिंग इज़ डेंजरस आफ्टर द अनअर्थिंग, एक्सकेवेशन और डिगिंग अप। देखिए ये मैंने यहाँ पे बुक में तो सिर्फ एक्सकेवेशन दिया है वर्ड, बट मैंने इतने 3 वर्ड इसलिए लिखे ताकि 3 ऑप्शन हो तो उसमें से आपको एक तो याद रहे। तो देखते हैं हम। सो माइनिंग जो होता है आपको पता है कि KGF देखी होगी तो उससे आपको पता होगा। सो माइनिंग में हम कुछ मेटल वगैरह या फिर कोई फॉसिल फ्यूल वगैरह को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। तो उस वक्त क्या होता है,
वो बहुत डेंजरस प्रोसेस होती है जब हम एक्सकेवेशन, अनअर्थिंग या डिगिंग करते हैं। डिगिंग का मतलब क्या होता है? खड्डा खनना या फिर खड्डा खोदना। सो ये प्रोसेस बहुत डेंजरस होती है। इसको ऐसे समझिए, डेंजरस इसलिए क्योंकि एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा। अगर आप एक दीवार में कील को ठोकोगे तो कुछ नहीं होगा, बट निकालोगे तो आप देखोगे वहाँ पे छेद पड़ जाता है। उसी तरह माइनिंग भी एक कील की तरह है। आप ज़मीन में ठोकते हो, बट वो ख़त्म होने के बाद वहाँ पे क्या होता है? एक छेद पड़ जाता है। मीन्स डीप स्कार्स। डीप स्कार्स, स्कार्स क्या मतलब? आप कह सकते हो निशान वहाँ पे छूट जाते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, उत्तर प्रदेश आर द हैज़ माइनिंग एज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। मतलब झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी और उड़ीसा, ये जो स्टेट्स है, यहाँ पे लार्ज स्केल में जो माइनिंग वगैरह होती है उस कारण लैंड डिग्रेडेशन देखा जाता है। और लैंड डिग्रेडेशन क्यों होता है? तो माइनिंग के कारण। तो देखते कैसे, ये देखिए आप, ये रीजन जो देख रहे हो ये वही तो है। देखिए एमपी में भी कुछ यहाँ पे है, और छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह, उड़ीसा, तो यहाँ पे क्या है? बहुत सारे मेटेलिक मिनरल्स एग्जिस्ट करते हैं। और माइनिंग की इम्पोर्टेंस यहाँ पे इसलिए बढ़ जाती है बिकॉज ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मेटेलिक मिनरल्स द माइनिंग इज इनकरेज्ड हियर एंड दिस हैज़ लेड टू द लैंड डिग्रेडेशन। उसके बाद देखिए ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग क्या होता है? तो आपको पता है, ज़रूरत ना होते हुए भी कैटल को ज़्यादा खिलाना, ज़रूरत ना होते हुए भी शीप को ज़्यादा खिलाना। कहाँ पे? तो पास्चर लैंड्स पे, ग्रेजिंग लैंड्स पे। उस कारण क्या होता है? तो ओवर ग्रेजिंग के कारण भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। क्यों? क्योंकि देखिए वो जो हर्ब्स होते हैं या फिर हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं जो वो खाते हैं, वो प्लांट्स क्या करते हैं? तो वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, राइट? तो होल्ड करके रखने के कारण क्या होता है? अगर हवा भी आई तो उस होल्ड के कारण वो सॉइल उड़ नहीं जाती, उसकी लेयर उड़ नहीं जाती। तो समझिए इसको। तो इस कारण क्या होता है? वो प्लांट्स चले जाते हैं तो वो होल्ड भी चला जाता है। होल्ड जाने के कारण क्या होता है? हवा सॉइल को बहा के लेके जाती है। तो गुजरात, राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र आर द मेन हैव और ग्रेजिंग एज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो गुजरात मतलब वेस्टर्न स्टेट हो गया, राजस्थान, एमपी और एमएच, तो ये जो स्टेट्स है यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग एक प्रॉब्लम है, कॉज है लैंड डिग्रेडेशन का। उसके बाद ओवर इरिगेशन। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हैव ओवर इरिगेशन एज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जो स्टेट्स हैं यहाँ पे ओवर इरिगेशन मतलब ज़्यादा ही एग्रीकल्चर में सॉइल को पानी प्रोवाइड करना, लैंड को पानी प्रोवाइड करना लैंड डिग्रेडेशन को बढ़ावा देता है इन स्टेट्स में। कैसे? तो देखिए ज़्यादा इरिगेशन मतलब ज़्यादा वाटर लॉगिंग, ज़्यादा वाटर लॉगिंग मतलब ज़्यादा सलाइनिटी और अल्कलाइनिटी। ये तो फ्लो चार्ट बना दिया, बट इसको समझिए। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण दो चीज़ें हुई थी। पहले तो पैकेज टेक्नोलॉजी आ गई थी, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स और HYV सीड्स, और इरिगेशन भी आया था, राइट? तो इरिगेशन बढ़ने के कारण क्या हुआ? जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है सॉइल को और प्लांट्स को, उससे ज़्यादा उन्हें पानी मिलने लगा। तो इससे वाटर लॉगिंग भी होती है। वाटर लॉगिंग से क्या होता है? सॉइल का जो होता है ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, और उससे क्या होता है? ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण रेस्पिरेशन नहीं होता, और रेस्पिरेशन भी ना होने के कारण लैक्टिक एसिड वगैरह प्रोड्यूस किया जाता है। और सलाइनिटी और अल्कलाइनिटी जो होती है, सलाइनिटी मतलब खारापन और अल्कलाइनिटी मतलब बेसिक नेचर। बेसिक जैसे कि बिटर होता है, मतलब बेसिक का टेस्ट आपको पता है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट में मैंने बताया। सो उसी तरह होता है। उसके बाद मिनरल प्रोसेसिंग। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पूछा गया आपको व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, तो आपको माइनिंग लिखना है, फिर इसके ये 2 पॉइंट, ओवर ग्रीजिंग का 1 पॉइंट, ओवर इरिगेशन का 1 पॉइंट, और मिनरल प्रोसेसिंग अभी जो मैं बताऊंगा वो लिखना है। सो ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन in cement industry, grinding of calcite and soapstone in ceramic industry and has led to the land degradation। तो कैसे? तो देखिए लाइमस्टोन जिसे जो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जिसे हम CaCO3 कहते हैं, चौक, लाइमस्टोन एक ही चीज़ है। तो
वो उसकी ग्राइंडिंग जो होती है, और फिर कैल्साइट और सोपस्टोन की भी जो ग्राइंडिंग होती है, जो सेरेमिक इंडस्ट्री में की जाती है। सेरेमिक इंडस्ट्री में कॉस्मेटिक वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, तो इसमें क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इज प्रोड्यूस्ड। डस्ट कैसे, तो देखिए आप KGF मूवी देखिए, उसमें आपको समझेगा कि इसका तात्पर्य क्या है बोलने का, क्योंकि वहाँ पे जैसे लार्ज क्वांटिटी में डस्ट प्रोड्यूस होती है, वैसे ही सीमेंट इंडस्ट्री में भी होती है। जैसे कि वहाँ पे क्या दिया है, लाइमस्टोन माइनिंग के नाम पे वो किया जाता है। लाइमस्टोन मतलब क्या है, तो CaCO3, तो इससे आप रिलेट कर सकते हो, वहाँ पे भी ग्राइंडिंग होती है। तो एक बार KGF देखे, बहुत बढ़िया मूवी है। उसके बाद ग्राइंडिंग ऑफ कैल्साइट और सोपस्टोन भी वही हुआ कि सेरेमिक इंडस्ट्री में तो ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ डस्ट अगर प्रोड्यूस हुई तो उससे क्या होता है, इट स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू सॉइल। सो इसको समझने के लिए याद रखिए, वो डस्ट प्रोड्यूस होती है तो डस्ट क्या करती है, डस्ट सॉइल पे सेटल हो जाती है, और सॉइल पे सेटल होने के कारण क्या होता है, जो इनफिल्ट्रेशन होता है, पर्कोलेशन होता है वाटर का, वो स्लो हो जाता है। आपको पता है वाटर सॉइल में पर्कोलेट करता है, मतलब वह अंदर अंदर जाता है। बट इसके कारण क्या होता है, ये जो डस्ट है वो एक लेयर फॉर्म कर लेती है, ये देखिए ऐसी लेयर। उस कारण क्या होता है, ये पास ही नहीं कर पाता, और पास नहीं कर पाता इस कारण क्या होता है, तो इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या करते हैं, तो लैंड पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन के मेजर कॉज है इंडस्ट्रियल वेस्ट। कैसे, तो देखिए टॉक्सिक वेस्ट रिलीज होते हैं, यूरिया वगैरह जो भी हो, तो वो वेस्ट क्या करते हैं, सॉइल में जाके उसे बंजर कर देते हैं, उसका यूज़ ख़त्म कर देते हैं, पहली चीज़। और वाटर पॉल्यूशन ऐसे, क्योंकि इंडस्ट्रीज क्या करती है, अपने वेस्ट को रिवर बॉडीज़ में बहा देती है। रिवर बॉडीज़ में बहाने से क्या होता है, तो वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करते हैं, और सॉइल के pH को अफेक्ट करते हैं, और टॉक्सिक बना देते हैं वाटर को, जो कंजप्शन के लिए भी हार्मफुल होता है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी ठीक से डंप करना ज़रूरी है, और अगर गलत तरीके से किया जाए तो वो भी लैंड पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन को बढ़ावा देते हैं। सो आई होप यू लव द वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।